तो खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत अजीब है। एक तरफ तो ये बिल्कुल बेतरतीब है और दूसरी तरफ हैरानकुन हद तक काबिले पेशेनगोई। जी हाँ, हम सफर करेंगे रेडियो एक्टिव डीके की दिलचस्प दुनिया का, जो शायद कायनात के सबसे बुनियादी तजादात में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं एक सवाल से। एक सितारा जो हमसे अरबों मील दूर चमक रहा है और कोई भी इंसान जो इस जमीन पर मौजूद है, इनमें क्या चीज मुश्तरक हो सकती है? सवाल थोड़ा अजीब है ना? लेकिन इसका जवाब हमारे वजूद की बिल्कुल बुनियाद से जुड़ा हुआ है। और जवाब है कि वो दोनों थोड़े से रेडियो एक्टिव हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं हो रही। ये हमारी कायनात की एक बुनियादी हकीकत है। रेडियो एक्टिविटी हमारे चारों तरफ है, बल्कि हमारे अंदर भी है। तो इस सफ़र के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि ये रेडियो एक्टिव दुनिया आखिर दिखती कैसी है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत एक ऐसी चीज़ से होगी जो शायद इस वक्त हर इंसानी जिस्म में मौजूद है। ये नंबर देखिए, 0.0117%। जमीन पर जितना भी पोटाशियम है ना, उसका सिर्फ इतना सा हिस्सा एक खास किस्म का है। इसे कहते हैं पोटाशियम 40। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आसान लफ्जों में पोटेशियम की एक ऐसी किस्म जिसका न्यूक्लियस, जिसका मरकज अहम स्टेबल नहीं है। और ये कहाँ मिलता है? ये केले में है, मिट्टी में है, और हाँ, ये हमारे अपने जिस्मों में भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर इंसानी जिस्म कुदरती तौर पर रेडियो एक्टिव है। अब इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये कोई खतरे की बात नहीं, बल्कि बायोलॉजी का एक बिल्कुल नॉर्मल और आम पहलू है। लेकिन यही हकीकत एक बहुत ही दिलचस्प पजल की तरफ इशारा करती है। और वो पजल ये है, असल राज यहीं से शुरू होता है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक एटम के लेवल पर एक चीज बिल्कुल रैंडम हो, लेकिन जब हम लाखों करोड़ों एटमों को एक साथ देखें तो वो एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल पैटर्न फॉलो करते हैं? ये अजीब बात है ना? ये जो कोट है, ये इस मसले की बिल्कुल जड़ तक पहुंचता है। देखें, एक अकेले एटम के लिए डिके होना या ना होना, ये प्योर चांस का खेल है, बिल्कुल किस्मत की बात। हम कभी भी बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन सा एक एटम अगले सेकंड में टूट जाएगा। सबके चांसेस बराबर हैं। तो फिर सवाल उठता है, और बिल्कुल आम फहम सवाल है, कि अगर हर एटम इतना अनप्रिडिक्टेबल है, तो फिर हम उस रेडियो एक्टिविटी को उन चीज़ों के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं जहां अहम एक्यूरेसी ज़रूरी है, जैसे कार्बन डेटिंग है या मेडिकल साइंस में ट्रेसर्स हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझने के लिए ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। लाइट बल्ब्स के बारे में सोचिए। अगर एक साथ 1000 बल्ब बनाए गए हों तो वो टूट फूट की वजह से तकरीबन एक ही टाइम के आसपास खराब हो जाएंगे आमतौर पर। ये एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है। लेकिन रेडियो एक्टिव एटम्स वो बिल्कुल अलग हैं। 1000 एटमों में से कोई भी एटम किसी भी लम्हे डिके हो सकता है। ये एक बिल्कुल ही दूसरी कहानी है जो सिर्फ और सिर्फ चांस पर चलती है। तो फिर हम इस क्योस में, इस अफरा तफरी में ऑर्डर कैसे ढूंढते हैं? यहीं पर साइंस का एक बहुत पावरफुल कानून काम आता है, जो इस रैंडमनेस को समझने के काबिल बनाता है। इस ऑर्डर को समझने के लिए डी के रेट या आर को जानना जरूरी है। इसे सैंपल की हार्ट बीट या धड़कन की तरह समझा जा सकता है। यह हमें बताती है कि हर सेकंड में कितने एटम्स डीके हो रहे हैं। हाँ, एक एक एटम का डीके रैंडम है, लेकिन ये जो मजमूई धड़कन है ना, ये रैंडम नहीं है। ये एक खास पैटर्न फॉलो करती है। और ये वो इक्वेशन है जो इस पैटर्न को डिस्क्राइब करती है। इसे देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ एटमों के टूटने की रफ्तार एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल कर्व के मुताबिक कम होती जाती है। मतलब शुरू में ये धड़कन तेज होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीमी पड़ जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि साइंटिस्ट इसके साथ काम कैसे करते हैं। देखिए, ये जो कर्व है, इसका एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो वो एक बड़ी क्लेवर ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। वो डेटा को एक सेमी लॉग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, और ये किसी मैथमेटिकल जादू से कम नहीं, क्योंकि ये इस मुश्किल कर्व को एक बिल्कुल सीधी लाइन में बदल देता है, और इससे रेट का एनालिसिस करना और आगे की प्रिडिक्शन करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और इसी कानून से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसानी से समझ में आने वाला टूल निकलता है, जिसका नाम हम सब ने सुना है, हाफ लाइफ, यानी निस्फ़े ज़िंदगी। हाफ लाइफ की डेफिनेशन बहुत बहुत सिंपल है। ये वो टाइम है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के ठीक आधे एटम्स डिके हो जाते हैं, बस। और हर आइसोटोप की अपनी एक खास, एक यूनिक हाफ लाइफ होती है। ये कुछ सेकंड्स भी हो सकती है और अरबों साल भी। याद है, शुरू में हमने पोटेशियम 40 की बात की थी, जो हमारे जिस्म में भी होता है। इसकी हाफ लाइफ 1.25 अरब साल है।
1.25 अरब साल, ये तो कायनात की उम्र के बराबर है। इससे अंदाजा होता है कि ये एटम्स कितने स्टेबल हैं और टाइम को मेजर करने के लिए कितने काम आ सकते हैं। अच्छा, चलिए एक छोटा सा मेंटल चैलेंज लेते हैं। फर्ज करें कि आयोडीन 131 का एक सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ 8 दिन है। अगर 1 जनवरी को इसकी एक्टिविटी 600 यूनिट्स थी, तो 24 जनवरी को इसकी एक्टिविटी 75 यूनिट से थोड़ी ज्यादा होगी या थोड़ी कम। कोशिश करें कि बगैर लिखे इसके बारे में सोचें। चलिए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। देखें, 1 जनवरी से 24 जनवरी तक 23 दिन गुजरते हैं, ठीक? एक हाफ लाइफ 8 दिन की है। इसका मतलब 3 हाफ लाइफ्स पूरी होंगी 24 दिन में, क्योंकि 23 दिन 3 पूरी हाफ लाइफ से यानी 24 दिन से थोड़ा कम वक्त है। इसका मतलब अभी थोड़ा कम मटेरियल डीके हुआ होगा, तो एक्टिविटी 75 बेकुरेल से थोड़ी सी ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो आखिर में आइए देखते हैं कि ये सारी थ्योरी असल दुनिया में काम कैसे आती है। ये जो प्रिडिक्टेबल रैंडमनेस है, ये हमारे लिए बेइंतहा फायदेमंद है। ये टेबल इस बात को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि हाफ लाइफ्स की रेंज कितनी वसी और कितनी यूजफुल है। एक तरफ है आयोडीन 128, जिसकी हाफ लाइफ सिर्फ 25 मिनट है, इसलिए ये मेडिकल इमेजिंग के लिए परफेक्ट है। अपना काम करता है और फिर जिस्म से फौरन गायब हो जाता है, कोई नुकसान पहुंचाए बगैर। और दूसरी तरफ है पोटेशियम 40, जिसकी 1.25 अरब साल की हाफ लाइफ है। ये उसे पत्थरों की और हमारी जमीन की उम्र मालूम करने के लिए एक बेहतरीन कायनाती घड़ी बनाती है। और यहीं हम इस पूरी गुफ्तगू के सबसे गहरे नतीजे पर पहुंचते हैं। रेडियो एक्टिव डिके ने साइंस में हमारे सोचने का अंदाज ही बदल डाला। उसने हमें पहली बार दिखाया कि कायनात की बुनियादों में जो कानून हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि स्टैटिस्टिकल हैं, इम्कानी हैं। एक बहुत बहुत बड़ी फलसफियाना तब्दीली थी। न्यूटन की जो कायनात थी वो एक प्रिडिक्टेबल, एक क्लॉकवर्क मशीन थी, जैसे घड़ी चलती है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी ने यह जाहिर किया कि हकीकत की गहराइयों में कायनात एक घड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक पासे, एक डाइस की तरह काम करती है। तो हम इस बात को यहां इस सवाल पर छोड़ते हैं, अगर कायनात की बुनियाद ही चांस और रैंडमनेस पर रखी गई है, तो इसका हमारी अपनी जिंदगियों में ऑर्डर और प्रिडिक्टेबिलिटी की तलाश के लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो फिजिक्स की हदों से निकलकर फिलॉसफी तक जाता है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।